हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अजीब सी एपीएफ के यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप सबका बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर वाले वीडियो पर। और जैसा कि आप सब ने डिमांड किया है कि हमें उसके डिटेल डिस्कशन पे भी वीडियो बनाना चाहिए, तो हमने डिसाइड किया है कि विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर्स का थीम बेसिस पर हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके पार्ट वाइज लेक्चर लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। आई थिंक 1 से 2 दिन में उसके लेक्चर्स मैं अपलोड करने शुरू कर दूंगा। और मीनवाइल हमने डिसाइड किया है कि जो भी वीक में इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए होंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में, उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करके हम यहाँ पे हर वीकेंड पे क्या करेंगे, वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे आप सबके लिए, ताकि आपको ये आसानी हो ये समझने में कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। क्योंकि हम सबको पता होता है कि पेपर 2 अगर हमें अच्छा करना है तो हमें 2 चीज़ों पे फोकस करना होता है, विजन के मैगजीन पर, मंथली मैगजीन पर, और द हिंदू न्यूज़पेपर पर। बहुत लोग द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं, तो आपकी चॉइस है, आप जो भी प्रीफर कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे पेपर 2 को अच्छा करने में। तो इन दोनों पे हम वर्क करेंगे, जहाँ पे हम दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों मैगजीन्स और न्यूज़पेपर पे इक्वल फोकस करेंगे, जिससे लॉन्ग टर्म में हमारा पेपर 2 बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक। तो ये सितंबर मंथ का सेकेंड वीक का लेक्चर है, जो 16 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक के एडिटोरियल्स का एनालिसिस हमने इस वीडियो में किया है। तो देखते हैं सबसे पहला जो एडिटोरियल है। तो सबसे पहला एडिटोरियल जो 16 सितंबर को आया था हमारे यहाँ पे, वो है अनरियलिस्टिक आउटलुक। यहाँ पे मेनली डिस्कस किया गया इंडिया का एफर्ट जो भी है पीस कीपिंग में, रशिया और यूक्रेन के जो भी वॉर चल रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो एज ए पेपर 2 पर्सपेक्टिव ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि है हमारा यहाँ ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स पे हमें फोकस करना है कि ब्रिक्स क्या है, इस चीज़ के ऊपर हमें टेक अवे करना है, नोट्स बनाना है अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पेपर 2 में एसए के सेक्शन में और अदर जो रिपोर्ट्स, आर्गुमेंट्स, ये सारी चीज़ें होती है, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आते रहते हैं। तो इस चीज़ पे हमें देखना है। तो ब्रिक्स क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, नेमली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। स्टार्टिंग इससे हुआ था एंड लेटर ऑन इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इथियोपिया बीच में आकर जुड़ गए। अभी रिसेंट अक्टूबर में नेक्स्ट मंथ में ब्रिक्स की समिट होने वाली है, जो कि रशिया में होने वाली है। तो रशिया इसको क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। और इससे रिलेटेड एक बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो फोर्टालेजा में 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर 6th ब्रिक्स समिट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम टेक अवे कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल करके या फिर किसी तरह सोर्सेज से भी अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्दर हम देखते हैं आगे आर्टिकल्स को। ठीक है, ये इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं थी, पर द नेक्स्ट आर्टिकल जो है 16 सितंबर का, वो है रियलाइजिंग द रूरल अर्बन कॉन्टिनम। ठीक है, यहाँ पे हम इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि कैसे हमारे कंट्री में रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, कैसे रूरल एरियाज ग्रेजुअली उनका अर्बनाइजेशन हो रहा है, कैसे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पे डिमांड्स चेंज हो रही है, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, और कैसे गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना चाहिए जिससे क्या हो सके, एक इसके ट्रांजिशनल फेज को सही से एड्रेस किया जा सके और वहाँ के नीड्स को क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला लाइन, आप किसी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एक एस्से लिखा जा सकता है। ये जो भी एडिटोरियल है, एडिटोरियल जब हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें ये चीज़ आइडिया होता है, सबकॉन्शियस माइंड में भी हमारे एक फॉर्मेट बैठता जाता है कि कैसे हम एक प्रॉपर आंसर राइटिंग परफॉर्म करते हैं या फिर लिखते हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, आंसर में हम इंट्रो लिखते हैं, देन बॉडी लिखते हैं। बॉडी में क्या लिखते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी है, अगर जो डिटेल है, चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, और उसके रिलेटेड गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है या फिर क्या अदर फोकस एरियाज़ हैं, इन सब पे हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। और लास्ट में हम कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड लिखते हैं, जहाँ पे हम एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेकर चलते हैं। तो ये कुछ एक हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिस चीज़ को हम हिस्से में ध्यान रखते हैं। तो ये सब चीज़ हमारे ग्रेजुअली जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होने लगती हैं। इसलिए कहा जाता है कि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज़ में हम टाइम टू टाइम ये सीखेंगे कि कैसे एडिटोरियल्स के थ्रू हम अपने आंसर राइटिंग को एनालाइज कर सकते हैं और उसको इन्हांस कर सकते हैं विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो जैसे हम ये एडिटोरियल देख रहे हैं कि यहाँ पे रूरल अर्बन रिलेशन के बारे में डिस्कस किया गया है।
तो अगर एक इससे रिलेटेड अगर ऐसे लिखना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, प्रॉपर इंट्रो लिखना पड़ेगा। अगर उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोई करंट अफेयर्स में किसी भी टॉपिक से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, या फिर वो भी कुछ भी वजह से अगर वो न्यूज़ में है या उसका कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, उसको हम क्या करते हैं, इंट्रो में मेंशन करते हैं। तो जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडियाज़ अर्बन सेंचुरी, दिस सेंचुरी इज सपोज टू बी इंडियाज़ अर्बन सेंचुरी, ठीक है। एक इंट्रो में बताया जा रहा है कि आखिरकार हम क्या बताने जा रहे हैं, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अपने इस एडिटोरियल में। ये चीज़ इंट्रो में यहाँ पे लिखा गया है कि इंडिया जो है, इंडिया का जो ये सेंचुरी जो है, इंडिया की एक अर्बन सेंचुरी होने जा रही है। इसके रीजंस कुछ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि सबसे पहला मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है और कंट्री जो है बहुत ज़्यादा अर्बन होती जा रही है ड्यू टू डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि करेंटली जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी फोकस्ड है, आइदर रूरल बेसिस पे गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है या फिर अर्बन बेसिस पे, ठीक है। इन दोनों के अंदर एक पार्टीशन किया हुआ है कि गवर्नमेंट इन दोनों को साथ में रख के पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं करती है। आइदर कहीं रूरल एरिया है तो उसके लिए स्पेसिफिक पॉलिसी फॉर्म की जाती है, और अर्बन एरिया है तो उसके लिए अलग। पर उन एरियाज़ का क्या जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, जो ट्रांजिशनल फेज में, उसके ऊपर मेनली डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हर कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जहाँ पे मैंने मेन हाईलाइट किया है वहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स यहाँ पे मेंशन्ड है, ये सब चीज़ आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं, जो आगे चल के आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया के से रिलेटेड जो भी मेनली जो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, वो चीज़ यहाँ पे कुछ मेंशन किए गए, जैसे जिसमें सबसे पहला है स्वच्छ भारत मिशन एंड द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत स्कीम जिसको कहते हैं, जिसको इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसको लॉन्च किया था। तो इसमें भी मेनली दो पार्टीशन कर दिया गया है, एक रूरल मिशन इसी में बेस्ड रहता है, ये रूरल बेस्ड पे एक स्कीम रहती है इनकी, और एक अर्बन बेस्ड पे। पर ऐसा कोई भी स्कीम इसमें नहीं है जो कि क्या कर सके, अर्बन रूरल को कनेक्ट करता हुआ एक स्कीम कोई फॉर्मुलेट किया गया हो, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया हो, जहाँ पे ऐसे एरियाज जहाँ पे अर्बन और रूरल दोनों तरह के जो एक ट्रांजिशन फेज में है, उसको एड्रेस करता हुआ कोई स्कीम यहाँ पे आया हो। सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं कि इसी को इन्हांस करके फर्दर लिखा गया है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो अर्बन एरिया में प्रिवेल करते हैं, रूरल एरिया में भी होते हैं, जहाँ पे कॉमन इश्यूज भी होते हैं, पर उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि हम दोनों को डिवाइड करके स्कीम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक अंडरलाइन जो मैंने किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, अमरूद डज नॉट सपोर्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरिया। जो अमरूद स्कीम है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। जो गोल है इस मिशन का क्या है, टू फोल्ड। जैसे यहाँ पे ये किस मिशन में आती है, तो स्वच्छ भारत मिशन में आती है, जो कि अब स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। जिसको भी फर्दर पार्टीशन कर दिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड स्वच्छ भारत मिशन रूरल। पर बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे दोनों के में सेम प्रॉब्लम प्रिवेल करती है, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ओपेंटिफिकेशन फ्री बनाना किसी रीजन को, तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो दोनों जगह परसिस्ट कर रही है, पर ये स्कीम प्रॉपर वे में उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाती है। जैसे हमारे अर्बन एरियाज़ का मेन टारगेट होता है कि उनको डिफिकेशन फ्री बनाना है, ओपेंटिफिकेशन फ्री बनाना है, उसके बाद गार्बेज फ्री बनाना है, और एक सस्टेनेबल सोल्यूशन क्रिएट करना है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और वहीं पे जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या फोकस होता है, एक तो कॉमन प्रॉब्लम जो हमारी है कि ओपेंटिफिकेशन फ्री स्टेटस मेंटेन रखना, और रूरल में एरिया में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को मैनेज करना, और सबसे मेन प्रॉब्लम जो होता है हाउस होल्ड टॉयलेट बिल्ड करना, जो कि अर्बन एरियाज में बाय एंड लार्ज ये इशू परसिस्ट नहीं कर रही है, पर रूरल एरिया में ये लार्ज लेवल पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का भी कोई ऐसा जिक्र नहीं है इन सारे स्कीम्स में, ठीक है। तो बोथ दिस प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम फॉर नियरली द सेम आउटकम्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आउटकम सबका ही सेम है, ठीक है। दोनों के ऊपर क्या किया गया, डिफरेंट वे में पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं की गई है, ठीक। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स इन पेरी अर्बन एंड अर्बन एरियाज कुड बी डिजाइंड कोलैबोरेटिवली एट द डिस्ट्रिक्ट और रीजनल लेवल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर किसी चीज़ के लिए पॉलिसी फॉर्मेशन करना है तो हमें लोकल गवर्नमेंट या फिर लोकल लेवल पे भी चीज़ों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन हम कर सकते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, इंट्रो बताया कि हाँ ठीक है, ये चीज़ हम क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं, हमें इसके बारे में क्या पता और क्या नहीं है, ठीक है। फर्दर हमने इससे रिलेटेड चैलेंजेस को डिस्कस किया कि चैलेंजेस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है, उससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं। उसके आगे हमने क्या किया, फिर ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पर फोकस करना है, जो कि हम वे फॉरवर्ड या फिर अपने आउटरो में या फिर कंक्लूजन में लिखते हैं। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं कि कैसे एक एस्से का स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक इंट्रो होता है, एक बॉडी होती है, और उसके बाद क्या होता है, एक आपका
कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड में क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अब ये चीज़ जो हमने प्रॉब्लम काउंट कराई, यहाँ पे कुछ डेटा भी मेंशन थे जो आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हो या फिर नोट्स में इसको जॉट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो इन दिस कंटेक्स्ट द फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड बाय 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नीड्स टू बी रिवाइज्ड एंड स्ट्रेंथेंड। ठीक है, तो जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमने एस्टैब्लिश किया था, पंचायती राज हो गया हमारा या फिर क्या हो गया म्यूनिसिपैलिटी हो गया, तो इसके अंदर जो भी प्रोग्राम्स उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, रिविजिट करने की ज़रूरत है और क्या है स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ये एक वे फॉरवर्ड हमने बताया कि अगर हम प्रॉब्लम किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी चीज़ का प्रॉब्लम, तो हमें ऐसा अप्रोच रखना होगा कि उसके सॉल्यूशन पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है। बीइंग अ सिविल सर्वेंट, बीइंग एन ऑफिसर, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना कंक्लूजन लिखना है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या क्या हमारा गोल होना चाहिए कि हमारा जो कंक्लूजन है या फिर वे फॉरवर्ड है वो ऑप्टिमिस्टिक हो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। ठीक है, या फिर एक पॉजिटिव अप्रोच हम शो कर रहे हो अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को डिटेल वे में लिखा है जो कि आपके आंसर या फिर आपके कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया। और फर्दर जो है लास्ट में मैंने हाईलाइट किया, द अर्बन एंड रूरल कॉन्टिनम इन रैपिडली एक्सपैंडिंग अर्बन एरियाज नीड अर्जेंट इंटरवेंशन एट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट लेवल्स। ठीक है, जो भी ये हमारा अर्बन और रूरल कॉन्टिनम है यानी ट्रांजिशन फेज हो रहा है, ये एक्सपैंड हो रहा है अर्बन एरिया के रूप में। जो भी रूरल एरिया है हमारी ट्रांसफॉर्म हो रही है किस चीज़ में, अर्बन एरियाज़ में। इसको प्रॉपर अटेंशन देने की ज़रूरत है, इसके नीड्स को स्पेसिफिक वे में क्या करने की एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करना पड़ेगा, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस लेवल पे हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी जाके क्या हो सकता है, हमारा ये चीज़ एड्रेस हो सकता है। तो जैसा कि हमने इस एडिटोरियल में देखा कि किस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में ये एडिटोरियल लिखा गया है। हम कभी भी कोई भी एडिटोरियल अगर पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, तो सारे आर्टिकल इसी तरीके से लिखे जाते हैं और हमारा मेन फोकस भी यही होता है कि हम इसी तरीके से क्या कर सकें, आंसर राइटिंग भी हम लिख सकें। तो ये एक दिन में तो डेवलप होगा नहीं। अगर आप एक आर्टिकल पढ़ के चाहोगे कि आपकी आंसर राइटिंग डेवलप हो जाए इस स्ट्रक्चर पे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए आपको ग्रेजुअल रीडिंग में उतरना पड़ेगा। ठीक है, एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर जब आपके पास कंटेंट्स गैदर होने लगेंगे तो क्या करना पड़ेगा, उसके बाद उस चीज़ को यूटिलाइज़ कैसे करना, हम यूज़ कैसे करना है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। जिसके लिए मैं फर्दर आगे वीडियोज़ ग्रेजुअली लाता रहूँगा, हर एक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, थीम वाइज, जिससे आपको और क्लियर हो सके कि हमें एक एस्से कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखना है, आर्गुमेंट कैसे लिखना है। इन सारी चीज़ों पे हमें एक प्रॉपर आइडिया हो सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे आर्टिकल की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल है द राइट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस मस्ट गाइड क्लाइमेट डिबेट। ठीक है, ठीक है, तो राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस मस्ट गाइड क्लाइमेट डिबेट। तो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है क्लाइमेट चेंज के बारे में एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेते हुए, ठीक है, कि हम कैसे अभी के टाइम पे अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें ताकि फ्यूचर के लिए हम उस चीज़ को प्रिजर्व कर सकें। बेसिकली हमारा ये आर्टिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना है ताकि हम रिसोर्सेज का वाइजली यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो इंट्रो किस तरीके से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी इंट्रो किसी करंट इवेंट को यहाँ पे एड्रेस किया गया है कि करंट में कौन सा इवेंट हुआ है, इन सब चीज़ों को लेके एक इंट्रो हमने लिखा, इन्होंने लिख रखा है इस आर्टिकल में। ठीक है, तो समिट ऑफ द फ्यूचर विच इज टू कन्वीन एट द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क ऑन September 20 to 23, 2024 aims to identify multilateral pathways to address major problems that threaten the common future of humanity। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे करंट इवेंट को मेंशन किया गया है इंट्रो में कि क्या इससे रिलेटेड क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इससे कुछ रिलेटेड अगर करंट इवेंट है तो उस चीज़ को हम मेंशन कर सकते हैं अपने इंट्रो में इसी तरीके से। तो क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है कि द समिट ऑफ द फ्यूचर जो कि 22 और 23 सितंबर को होने जा रहा है, इसका मेन मोटिव क्या है, तो एक ऐसा पाथवे आइडेंटिफाई करना है मल्टीलैटरल लेवल पे जो हमारे मेजर प्रॉब्लम्स है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जो हमारे कॉमन फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी को जियोपार्डाइज कर रहे हैं, उसको एड्रेस करना हमारा मेन गोल है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इस आर्टिकल को इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल दिए हुए हैं जो कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कौन से स्टेप्स ले रही हैं। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज, जैसे हम पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज में एक आता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC, या फिर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि हमारे पास हम सब क्लाइमेट चेंज से सफ़र कर रहे हैं और सब लोग अलग अलग तरीके से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी कुछ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर उसे हमें एग्जीक्यूट करना है कुछ डिफरेंशिएटेड वे में अपने
एक्शंस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ हम बियर कर रहे हैं प्रॉब्लम्स क्लाइमेट चेंज की वजह से, इन सब के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है। तो हर एक कंट्रीज़ अपने अपने अकॉर्डिंगली कुछ नई स्कीम्स, कुछ नई इनिशिएटिव्स ले रही है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक नोट्स बना सकते हैं और वहाँ पे उस चीज़ को नोट करके रिवाइज करके अपना आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, आपका आंसर बहुत ज़्यादा सही हो जाए। क्योंकि अगर हम कोई भी फैक्ट या फिर कोई भी थीसिस वहाँ पे लिखते हैं, अगर अपने आंसर राइटिंग में कोई भी चीज़, अगर आर्गुमेंट या फिर कोई भी पॉइंट हम वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो वो तब तक रिलेवेंट नहीं होता जब तक हम उसको बैक ना करें एक डेटा से, या फिर किसी एग्जाम्पल से, या फिर किसी गवर्नमेंट स्कीम, या कोई भी फैक्ट एंड फिगर से। तो और वो जैसे जो बहुत बिगनर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन होती है कि सर हम फैक्ट कहाँ से लेकर आएँ, फैक्ट्स कहाँ से गैदर करें, एग्जाम्पल्स कहाँ से मिलेंगे हमें, हम अपने आंसर को कैसे ऑथेंटिक बना सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा एग्जांपल होता है कि जब हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहीं पे हमें क्या मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हो गए किसी कंट्रीज़ के, कोई रियल लाइफ एग्जांपल हम वहाँ पे मेंशन कर, वहाँ पे देखते हैं मेंशन किया हुआ, जिसको हम अपने नोट्स में मेंशन करके क्या कर सकते हैं, रिवाइज़ करके अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसी चीज़ के लिए मैंने इस आर्टिकल को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जहाँ पे मैं दिखा सकूँ कि कुछ एग्जांपल्स हैं क्लाइमेट चेंज लेवल पे, और हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है अभी कितना इम्पोर्टेंट इस टाइम पे चल रहा है। ठीक है? तो वही हम देखेंगे यहाँ पे कि अब कैसे कौन कौन से कंट्रीज़ ने क्या क्या स्टेप्स लिए हमारे लिए, बस यही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर रखा है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इंट्रो कैसे लिखेंगे, इस आर्टिकल में भी मैंने एग्जांपल आपको दिखाया कि जैसा आप देख सकते हो कि क्या करंट इवेंट है, इस चीज़ को मेंशन किया गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि there is indeed a moral imperative for present generation to ensure a livable planet for those who will follow in the future। बस वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि क्लाइमेट जस्टिस कैसे इंश्योर किया जाएगा, जो फ्यूचर जनरेशंस में आने वाली ह्यूमैनिटी है, उसके लिए कैसे हम इंश्योर कर सकें कि हमारे रिसोर्सेज प्रोटेक्ट हो पाए। ठीक है, अब जजमेंट्स ऑन इन्वायरमेंट मैटर्स, यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस किया गया है कि कैसे अलग अलग कंट्रीज़ ने क्या क्या जजमेंट्स पास किए हैं क्लाइमेट सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल हम देख सकते हैं, यहाँ पे कोलंबिया का एग्जांपल दिया गया है। कोलंबिया क्या है, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, जो मेनली अमेजोन फॉरेस्ट वाले रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, तो उसने क्या किया है, कोलंबिया विच हैज़ एडवांस्ड principles of intergenerational solidarity by ordering government to formulate and implement an intergenerational pact for the life of the Colombian Amazon। हमें पता है कि अमेजोन कितना इंपॉर्टेंट है, और रिसेंट इवेंट्स कुछ ऐसे हुए जैसे अमेजोन फॉरेस्ट फायर्स, ये सब हुए, जिससे हमारे क्लाइमेट चेंज पे बहुत बड़ा असर पड़ा। अमेजोन को हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारे अमेजोन फॉरेस्ट की। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लाइफ को इंश्योर करने के लिए कोलंबियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक लेजिस्लेशन फॉर्मुलेट किया है, जिससे क्या हो सके, एक लॉन्गर पीरियड तक हम अमेजोन को क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके। वहीं पे ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपेल्ड अ बार ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट प्लांट्स इन एन इन्वायरमेंटली फ्रेजाइल जोन। ठीक है, जो भी इन्वायरमेंटली फ्रेजाइल एरिया है, जहाँ पे इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ या फिर क्लाइमेट चेंज होने के बहुत हाई चांसेस है, वहाँ पे क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार वो लगाया है कि उस पर क्या हम नहीं कर सकते, सीमेंट प्लांट्स नहीं इस्टेब्लिश करेंगे वैसे रीजन्स में। ठीक है, कमिंग टू इंडिया, एनजीटी जो है उसने अपहेल्ड किया द प्रिंसिपल ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी इन द राइट टू एनवायरनमेंट। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ केन्या जो है उसने भी डिक्रीड दैट द प्रेजेंट जनरेशन इज लीगली ऑब्लाइज टू मेंटेन एंड इनहेंस द हेल्थ, डाइवर्सिटी, प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ केन्या ने ये चीज़ इंश्योर किया है, ये चीज़ एड्रेस किया है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, मेंटेन करने के लिए और इन्हांस करने के लिए हेल्थ, डाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी किस चीज़ का, नेचुरल रिसोर्सेज का। ऐसे ही कुछ फर्दर और एग्जांपल्स है, बट मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि आपके कंटेंट को फ्लड नहीं करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम अपनी नोटबुक जहाँ पे हम नोट्स बना रहे हैं पेपर टू के लिए, उसको भर लें, इतना लिख लें कि हमें याद ही ना हो पाए और हम उस चीज़ को यूज ही नहीं कर पाए। तो बहुत कंसाइज वे में लिखना है। मैंने यहाँ पे भी जो बहुत चीज़ हाईलाइट किया, ज़रूरी नहीं है कि आप इन सब चीज़ को मेंशन करो। आप एनालाइज करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो और एनालाइज करो। अपने आंसर राइटिंग जब स्टार्ट करोगे आप, तब आपको समझ में आएगा कि आपका राइटिंग स्टाइल क्या है, आप कौन सी चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाओ। वैसे उस टाइप के अपने नोट्स के अंदर फैक्ट्स, एग्जांपल, ये सब चीज़ मेंशन करो एडिटोरियल के थ्रू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो भी यहाँ पे हाईलाइटेड है सब कुछ मेंशन कर लेना है। तो ये चीज़ डिसाइड किसको करना होगा, आपको करना होगा। और डोंट वरी, ये ग्रेजुअली जब आप इस सीरीज़ को फॉलो करोगे, इन दोनों सीरीज जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, विजन का और द हिंदू का,
आप इस चीज़ को फॉलो करोगे जब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे, तो 2 या 3 मंथ में आप खुद ही अपने अंदर चेंज महसूस करोगे और ये चीज़ देखोगे कि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपका पेपर 2 बहुत ज़्यादा एनहांस होने लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट किया किया था मैंने, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नोट मेकिंग कर सकते हो इस चीज़ की। इसके अलावा इस एडिटोरियल में भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये भी समझ में आएगा, इस अगर आप इस लेक्चर को फॉलो करते हैं तो आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या चीज़ हमें हाईलाइट करनी होती है, क्या चीज़ हमें अपने नोट्स में मेंशन करना है, क्या चीज़ हमें छोड़ना है। जैसे अब जब आप लॉन्गर पीरियड तक इस चीज़ को देखोगे तो आप देखते समझोगे कि हाँ, ये चीज़ें जो होती हैं, हमें इन सब चीज़ों पे ओवर टाइम वेस्ट नहीं करना है और लिमिटेड चीज़ पढ़नी है, लिमिटेड चीज़ के नोट्स बनाने हैं। वरना होता क्या है, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि बहुत लोग क्या करते हैं, सब कुछ अपने कॉपी में नोट करने लगते हैं, जो कि एक फ्रूटफुल ऑप्शन नहीं है। तो इस चीज़ को आपको डिसाइड करना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। वुमेन लेड डेवलपमेंट इन राज्यसभा, ठीक है, वुमेन लेड डेवलपमेंट इन राज्यसभा। अब रोल ऑफ वुमेन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सीएपीएफ में पेपर 2 के लिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इवन 4 या 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट एक न एक टॉपिक, एक न एक क्वेश्चन आइदर इन एसे, आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट, इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ में एक न एक चीज़ तो रहता ही है वुमेन रिलेटेड, ठीक है। आइदर वुमेन इन आर्म फोर्सेज, वुमेन इन स्टार्टअप्स, वुमेन इन स्पोर्ट्स, ठीक है, वुमेन इन पॉलिटिक्स, ये सारी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रिवॉल्व होते रहते हैं। तो उसके लिए हमें पता है, अब ये थीम्स हमें जब पता रहेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकेंगे, लेक्चर आर्टिकल पढ़ सकेंगे और अपने नोट्स बना सकेंगे। तो वुमेन लेड डेवलपमेंट इन राज्यसभा उनमें से एक आर्टिकल है, जिस पे हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारा सपोज़ अगर ये एक एस्से होता कि आपको राज्यसभा में वुमेन का क्या डेवलपमेंट हो रहा है इसके बारे में लिखना है, तो आप कैसे लिखते? तो आप आओ, आप हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि कैसे यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया है और उसके थ्रू हम समझते हैं कि अगर हमें लिखना होता है एक एस्से तो हम किस तरीके से लिखते। तो सबसे पहला हमारा अप्रोच क्या होता कि जो वुमेन रिलेटेड डेवलपमेंट है राज्यसभा में हो रहा है, कीवर्ड्स पकड़ते हैं हम कि ठीक है, यहाँ पे क्या कीवर्ड है, वुमेन, डेवलपमेंट और राज्यसभा। हमें इन्हीं 3 वर्ड्स के अराउंड में अपना एस्से रखना होगा कि विमेन के बारे में पूछ रहा है तो विमेन सेंट्रिक हमारा अप्रोच होना चाहिए विमेन के डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे राज्यसभा आप लिख लो, पॉलिटिक्स लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो हम यहाँ एस्से के कंटेक्स्ट, इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि कैसे एक एस्से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इंट्रो, जहाँ पे हमें एक करंट अफेयर्स रिलेटेड या फिर कोई भी न्यूज़ करंट में है उसके लिए क्या ही कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, ये टॉपिक, ये न्यूज़ में है क्यों, इससे रिलेटेड ये चीज़ हमें मेंशन करना होता है। तो इंट्रो में देख सकते हो आप, द फ्रेज वुमेन लेड डेवलपमेंट विच वाज रिकॉग्नाइज्ड एज one of the 6 focal points during the Indian presidency of G20 has always been a cornerstone of government's priorities and policies। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी करंट से स्टार्ट किया गया, एक करंट इवेंट से मेंशन करके स्टार्ट किया गया इस चीज़ को कि क्यों ही ये जो टर्म है वुमेन लेड डेवलपमेंट, ये क्यों न्यूज़ में है, ठीक है। तो जो हमारे इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी थी उसमें 6 फोकल पॉइंट थे, उसमें से एक हमारा वुमेन लेड डेवलपमेंट भी था। तो इससे हमारा वुमेन लेड डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट इशू बन गया, ठीक है, जिस पे हमारे गवर्नमेंट का मेन फोकस रहे। तो उसके कंटेक्स्ट में, राज्यसभा के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पे हमारे राज्यसभा के चेयरमैन की एक स्टेटमेंट मेंशन की गई है कि उन्होंने कहा वुमेन आर द बैकबोन ऑफ पार्लियामेंट एंड कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। अगर सपोज आपके आंसर में कल को एक ऐसे आता है वुमेन से रिलेटेड, वुमेन के स्ट्रेंथ से रिलेटेड, तो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो क्योंकि एक रेप्यूटेड पॉलिटिशियन, हमारे राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो वुमेन के इंपॉर्टेंस को अगर आपको शो करना है कि क्या वुमेन का इंपॉर्टेंस है हमारे कंट्री में, ठीक है, तो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि एज पर आवर अकॉर्डिंग टू चेयरमैन एज ही स्टेटेड कि वुमेन आर द बैकबोन ऑफ पार्लियामेंट एंड द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सिंगल स्टेटमेंट से आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक बना सकते हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ से टेक अवे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक कनेक्टिंग पैराग्राफ दिया गया है अपने मेन कंटेंट पे जाने से पहले कि हाँ क्या क्या किया गया। तो हिस्टोरिक एक लेजिस्लेशन पास हुआ हमारे कंट्री में, नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो है, ठीक है, इसको मिस्टर धनखड़ ने हिस्टोरिक मूव कहा। तो ये एडिटोरियल जो है यहाँ पे जो हमारे चेयरमैन हैं उनके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा लिखा गया है, पर हम यहाँ पे मेन अपने हिसाब से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को देखेंगे, बाकी चीज़ों को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पर्सपेक्टिव को मेंशन किया गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डेटा है, ठीक। अब हमें आंसर्स में एग्जांपल भी मेंशन करने चाहिए, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है रियल लाइफ एग्जांपल्स जो होते हैं कि एक फैंगनोंग कोन्योक नाम की एक महिला है जो सबसे पहला राज्यसभा का मेंबर बनी है
नागालैंड से जो है लाइक फैंगोन कोन्याक बिकेम द फर्स्ट वुमेन राज्यसभा मेंबर फ्रॉम नागालैंड टू प्रिसाइड ओवर द हाउस। ठीक है, एक एग्जांपल है वुमेन का कि वुमेन के एम्पावरमेंट में कितना बड़ा एक रोल प्ले हो रहा है, हमारे कंट्री में वुमेन को कितना पुश किया जा रहा है कि नागालैंड से एक वुमेन आकर हमारे हाउस को प्रिसाइड कर रही है। फर्दर पीटी उषा ऑल्सो क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट नॉमिनेटेड एमपी इन द हिस्ट्री टू बिकम द वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, पीटी उषा ने भी एक रिमार्केबल अचीवमेंट गेन किया। ठीक है, देख रहे हो आप कैसे एक इंट्रो लिखा हमने, फिर उसे कनेक्टिंग पैराग्राफ से बताया कि हाँ क्यों क्यों ये चीज़ न्यूज़ में है, क्या इसमें मेन चीज़ हुआ है कुछ स्टार्टिंग लेवल पे, और इसमें कुछ एग्जांपल से हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया कि हाँ वुमेन की पावर किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी द G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन एंड स्कोर्ड द इन्वेस्टिंग इन द एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन एंड गर्ल हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट इन इम्प्लीमेंटिंग द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया कि G20 में हमने इस चीज़ पे फोकस किया कि वुमेन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमें अचीव करना है उसमें। ठीक है, यहाँ पे फर्दर मेंशन किया गया कि इंडिया के क्या स्टेप्स हैं। तो जो गोल 5.5 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो वुमेन जो हमारा गोल 5 है जेंडर इक्वालिटी पे मेंशन रिलेटेड है, तो उसके जो सब पॉइंट है 5.5 में वुमेन से रिलेटेड एक क्लॉज मेंशन है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है, गोल 5.5 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच calls for women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all the levels of decision making in political, इकोनॉमिकल एंड पब्लिक लाइफ। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से भी आपको एक डेटा मिल गया कि हाँ गोल 5.5 या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है, उस पर इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है जेंडर इक्वालिटी के लिए। और 5.5 में मेंशन किया गया कि वुमेन के पार्टिसिपेशन को और इफेक्टिव और फुल लेवल पे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए डिसीजन मेकिंग में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और पब्लिक लाइफ के स्फेयर्स में। ठीक है, तो यहाँ से आपको देख रहे हो कैसे डेटा मिल रहा है। तो इस तरीके से हम एडिटोरियल का बेस्ट यूज़ करते हैं जहाँ से हम डेटा यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। अब सोचो अगर आप इस चीज़ को अगर अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर देते हो, ये छोटा सा पॉइंट, तो आप समझ सकते हो कि आपके आंसर में कितनी ऑथेंटिसिटी आ जाएगी और आपका आंसर कितना ज़्यादा रियल और मीनिंगफुल लगने लगेगा। ठीक है, बाकियों से स्टैंड आउट करेगा आपका आंसर, और ये श्योर रहेगा कि आप हाई मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है, फर्दर हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स बताया गया पार्लियामेंट्री लेवल पे कि हाई स्किल बेस्ड वर्क सच एज ऑफिशिएटिंग इन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ द राज्यसभा इज बीइंग डन बाय वुमेन एट वेरियस लेवल। ठीक है, ये भी बताया जा रहा है कि वुमेन हायर लेवल पे भी जॉब को हैंडल कर रही हैं, जो स्किल बेस्ड वर्क है उसमें भी बहुत हाई लेवल पे पार्टिसिपेशन शो कर रहे हैं वुमेन। ठीक है, वेरियस लेवल पे हाउस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कौन से इनिशिएटिव्स सेक्रेटेरिएट लेवल पे, हाउस लेवल पे, ठीक है, गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहे हैं राज्यसभा में, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल था राज्यसभा सेंट्रिक था, तो हमने यहाँ पे सिर्फ राज्यसभा रिलेटेड ही डिस्कशन किया, पर वो चीज़ वैरी कर सकती है। ठीक है, पर तो हमारा डिस्कशन, हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंगली वैरी करते रहेगा। पर एक चीज़ जो सेम होगा वो क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल सेम रखना है। जैसे हम देख रहे हैं इंट्रो हो गया, फिर हमने बॉडी में क्या किया, इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया कि हाँ राज्यसभा से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पे हमने कुछ डेटा भी यूज़ किया, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी इंक्लूड किया। जब भी आप कोई इशू बेस्ड आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ सबसे बेस्ट तरीका आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मेंशन करो, क्योंकि वो चीज़ आपके आपको एक फैक्ट भी प्रोवाइड करेगा हिस्से में, और ये भी चीज़ होगा कि आपके हिस्से ऑथेंटिक होते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो फर्दर। ठीक है, और इसी को फिर कंक्लूड करने के लिए हम देख सकते हैं क्या कंक्लूजन लिखा गया। जैसे मैंने कहा था कि आपका कंक्लूजन हमेशा ही फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, फ्यूचर के बेस पे होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए अप्रोच। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे कंक्लूजन कैसा लिखा गया है। तो in a vibrant democracy, it is healthy to have a regular interaction between the legislature and academia. The buck should not just stop to the secretariat. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक लाइन ये चीज़ लिखा गया कि जो हमारा डेमोक्रेसी है बहुत वाइब्रेंट है और यहाँ पे हेल्दी इंट्रैक्शन होते रहना चाहिए लेजिस्लेचर में और एकेडमिक्स में। ठीक है, ये सिर्फ सेक्रेटेरिएट तक ही रुका नहीं रहना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है यहाँ पे किस चीज़ की, ह्यूमन के इंट्रैक्शन को और एक्सपैंड करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो हमने जैसे कहा था कि फ्यूचर में क्या करना है, इस चीज़ को और एक्सपैंड करना है, ये सिर्फ लिमिटेड स्पेयर्स तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। और उसके आगे फिर दिस में पेव द वे फॉर अदर लेजिस्लेचर इन इंडिया टू फॉलो सूट। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो अदर लेजिस्लेचर्स हैं इंडिया में, हमारे स्टेट लेवल पे भी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे, और इससे वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और वुमेन एम्पावरमेंट प्रमोट होगा, जिससे हम जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसको अचीव करने में हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो हमने देखा कि कैसे हमने स्टार्ट किया अपने इससे कोई आर्टिकल को, यहाँ पे स्टार्ट हुआ आर्टिकल या इंट्रो के थ्रू, फिर हमने कैसे बॉडी में मेंशन किया चीज़ों को, और कैसे फिर कंक्लूजन में हमने एक वे फॉरवर्ड लिखकर इस चीज़ को कंक्लूड कर दिया।
तो इस तरीके से हमारा ये भी इससे ख़त्म होता है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये जो हमारा एक आर्टिकल है, ये एक कुछ नया टॉपिक इन्होंने डिस्कस किया है इस आर्टिकल में, जो जनरली हमें नहीं देखने को मिलता है इस टाइप का आर्टिकल, या फिर हम इधर उधर भी पढ़ते नहीं है इस टाइप का आर्टिकल। तो ये क्या है, ड्राउनिंग अ नेग्लेक्टेड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। ड्राउनिंग मीन्स डूबना, ठीक है। इस चीज़ को जैसे हमने देखा, क्लाइमेट चेंज का इशू बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है अभी के टाइम पे, जिससे हम देख रहे हैं कि सी लेवल राइज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है, ठीक है। अभी हमने कल इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किया था विजय नायर्स का, जहाँ पे एक टॉपिक था वहाँ पे एनवायरनमेंट में सी लेवल राइज। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा हम इश्यूज़ देख रहे हैं ड्राउनिंग का। अभी रिसेंटली एक आप एग्जांपल ये नोट कर लो, पनामा जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, वो सबसे फर्स्ट कंट्री बना अपने पीपल को डिस्प्लेस करने के लिए, ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्योंकि वहाँ का एक आइलैंड पूरी तरह से सी लेवल राइज की वजह से क्या हुआ था, सिंक कर गया था, डूब गया था, जिसकी वजह से उन्हें अपने लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ा। तो एक जो टर्म आप ऑफन सुनते होंगे, क्लाइमेट रिफ्यूजी, ठीक है, क्लाइमेट रिफ्यूजी। तो ये टर्म क्या है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है, तो वो क्लाइमेट रिफ्यूजी का टर्म वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पनामा एक वैसा कंट्री बना, ठीक है। तो अब हम इस आर्टिकल में देखते हैं कि यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ड्राउनिंग प्रिजर्वेशन डे ऑब्जर्व किया गया था, जो कौन ऑर्गेनाइज करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अभी बताया जा रहा है कि अभी रिसेंटली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप देखोगे इंट्रो में कोई एक रिसेंट इवेंट डिस्कस किया गया है कि 3 IAS एस्पिरेंट्स जो थे राजेंद्र नगर में, हमने देखा भी था अभी रिसेंटली कि डूब गए थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस होते रहते हैं जहाँ पे ड्राउनिंग एक मेजर कंसर्न है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उससे रिलेटेड डेटा है कि स्टडीज हैव वार्न्ड दैट इन नॉट सो डिस्टेंट फ्यूचर रेवेज्ड बाय साइक्लोन्स, हरिकेन्स, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स है वाटर रिलेटेड, इसकी वजह से वाटर का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। और जो चिल्ड्रेन है मेनली, जो अंडर 10 है या फिर एडोलेसेंट्स है, सबसे ज़्यादा इसके रिस्क पे हैं। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल भी दिया गया है कि वियतनाम और जो अपना ये वियतनाम एंड युगांडा जो है, एक मिनट सॉरी, हाँ, वियतनाम और युगांडा जो है, यहाँ पे चिल्ड्रेन मर रहे हैं ड्यू टू डाइंग इन रिवर्स एंड लेक्स। फ्लोरिडा में भी स्विमिंग पूल्स और हॉट टब्स में बच्चे डूब के मर रहे हैं। यहाँ बांग्लादेश का एग्जांपल है, 43% ऑफ चाइल्ड डेथ्स आर ड्यू टू ड्राउनिंग। तो अगर आपका क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, सी लेवल राइज रिलेटेड अगर कोई इससे आता है, तो कितने आराम से आप यहाँ पे डेटा ये मेंशन कर सकते हो। देखो यहाँ पे डेटा भी आपके सामने मेंशन्ड है, ठीक है, कि बांग्लादेश किसी कंट्री का एग्जांपल ले सकते हो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी उनमें से एक इम्पैक्ट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, मेल्स जो हैं, वो भी डूबते हैं, फिशिंग करने जाते हैं, बोटिंग करने जाते हैं, या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल की वजह से। और वाटर ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स, हम मेनली रोड एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, पर वाटर ट्रांसपोर्ट भी तो एक मीडियम है हमारा, पर वहाँ उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस नहीं होती है। तो इस पे भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, जिसका डेटा यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करा हुआ है, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पे कुछ उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करा गया है, पर यहाँ पे हम मेन देख रहे हैं कि मेन इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या होने चाहिए हमारे किसी आर्टिकल से, ठीक है। हमें आप बिल्कुल आर्टिकल को बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम मेजर टेक अवेज ले रहे हैं हर एक आर्टिकल से कि हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ ताकि आप खुद ही सीखो, ठीक है, ताकि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करो और खुद इंडिपेंडेंट बनो इस चीज़ में कि आपको कैसे अपने प्रिपरेशन को आगे लेके चलना है। क्योंकि हर पर्सन की नीड अलग होती है, हर किसी का एक अलग सिग्नेचर टाइप होता है लिखने का, समझने का, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं एक आपको स्केलेटन प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्दर मूविंग अहेड, अकॉर्डिंग टू WHO, यहाँ पे जो डेटा आप देख रहे हो, इतने लोग 2.36 लाख पीपल जो हैं डूबने की वजह से हर साल मरते हैं, और 82,000 चिल्ड्रन जो होते हैं उसमें से 1 से 14 साल के एज में होते हैं। तो इससे कितना ज़्यादा हमें ह्यूमैनिटी का लॉस हो रहा है, तो एक ये मेजर कंसर्न है। यहाँ पे एक डेटा दिया है कि जितने लोग मैल न्यूट्रिशन से मरते हैं, उसके 2/3 लोग डूबने से मरते हैं, और जितने लोग मलेरिया से मरते हैं, उनका हाफ पॉपुलेशन जो है डूबने से मरता है, ठीक है। तो ये एक डेटा है जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग है ये चीज़, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टेड है और निगलेक्टेड पब्लिक हेल्थ इशू है। ये पब्लिक हेल्थ इशू तो है, पर एक निगलेक्टेड पब्लिक हेल्थ इशू है। तो इसके इंपॉर्टेंस को यहाँ पे दिखाया गया है। बॉडी में हम यही तो करते हैं कैसे कि जो भी हमारा टॉपिक है उसके इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि उससे मेजर रिलेटेड इशूज़ क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ही देखो इंट्रो देखा हमने कि क्यों ये न्यूज़ में था, फिर हम बॉडी पे आए, इससे डेटा देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम चल रहा है उस टॉपिक से, यहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज रिलेटेड भी इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फ्लड जो एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे कंट्री के बहुत सारे स्टेट्स में, वहाँ पे क्या होता है 75% डेथ जो हो रही है हमारी फ्लड की वजह से हो रही है हमारे कंट्री में, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अप्रोचेज यहाँ पे देखो 2021 में जब UN जनरल असेंबली ने क्या किया था, अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन, किस चीज़ के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्राउनिंग प्रिवेंशन एंड कॉल्ड फॉर वर्ल्ड वाइड एक्शन, ठीक है। तो जो भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशूज़ है, जो भी नेचुरल डिजास्टर रिलेटेड इशूज़ है, यहाँ पे हम सिंगल हैंडेडली उसको नहीं हैंडल
हैंडल कर सकते हैं। हमें कॉपरेशन ज़रूरी है, कोऑपरेटिव स्टेप लेना ज़रूरी है हर एक कंट्री को एक साथ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। अब यहाँ पे देखो हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया, यहाँ पे कितने अच्छे से हमने पहले प्रॉब्लम डिस्कस किया, यहाँ पे इंट्रो के बाद हमने बॉडी में क्या किया, प्रॉब्लम बताया, उससे रिलेटेड कुछ डेटा यहाँ पे लिखा गया, और यहाँ पे हम स्टेप्स बता रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या स्टेप्स चल रहे हैं। तो ठीक है, तो यूएन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किया। फिर आगे कंट्री वाइज इंडिविजुअल लेवल पे भी यहाँ डिस्कशन हो रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने क्या किया है, वाटर सेफ्टी प्लान्स अडॉप्ट किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया क्या है, अटेंशन दे रहा है अपने वास्ट कोस्ट लाइन, जो ऑस्ट्रेलिया ठीक है पैसिफिक ओशियन इंडियन ओशियन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो अपने कोस्ट लाइन को सिक्योर कर रहा है और प्रमोट कर रहा है फ्रंट लाइन वाटर सेफ्टी को, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे कोरल रीफ जो हैं, जो वहाँ के मेन बैरियर्स हैं उसके आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा लेवल पे डिप्लीट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा ज़रूरत है, क्योंकि वाटर रिलेटेड जो हमारा क्लाइमेट चेंज इशू है, ये भी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस चीज़ को हमें एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड वाइड लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद वियतनाम का एग्जांपल है कि स्विमिंग लेसन देने के लिए प्रमोट किया, वो प्रायोरिटी सेट कर रहा है वियतनाम भी, ठीक है। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के साथ साथ अलॉन्ग विद गवर्नमेंट हमें सिविल सोसाइटीज़ और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा, तभी जाके हम ज़्यादा अपने होराइजन को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो जो है ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज एक करके एक इंस्टीट्यूशन है, उसने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम के साथ पार्टनर किया इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ कुछ एक डेटा, ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने नोट में मेंशन करो, बस मैंने हाईलाइट इसलिए किया ताकि यहाँ से आप जब वे फॉरवर्ड आंसर का लिखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हम अगर कोई इशू रिलेटेड ऐसे आ रहा है तो वहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते, हमें वहाँ पे सिविल सोसाइटी सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इससे जो है ना होलिस्टिक दिखना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते अपने आंसर को, क्योंकि हम बीइंग ए सिविल सर्वेंट हमें सोसाइटल लेवल पे भी चेंजेस लाने होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब बांग्लादेश ने क्या किया है, एक आंचल नाम का कम्युनिटी बेस्ड मॉडल लॉन्च किया है, जहाँ पे क्या किया जाएगा, चाइल्ड केयर सेंटर सेटअप किया जाएगा इस चीज़ से डील करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया का क्या अप्रोच है, हमें अब मेन क्या है, हमें कभी भी ऐसे लिखना है, कोई भी इशू बेस्ड या ऐसा कुछ आता है तो हमें इंडिया का भी स्टेप मेंशन करना जरूरी है। इंडिया क्या स्टेप ले रहा है, इंडिया का क्या उसमें स्टेक है, ये सब चीज़ हमें देखना पड़ेगा। तो इंडिया ने क्या किया है, एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया है, क्लब ज्वाइन किया है, इसका नाम क्या है, क्लब ऑफ ड्राउनिंग प्रिवेंशन क्रूसेडर्स, ठीक है। इसका मेन किस मिनिस्ट्री ने इसमें इसको लीड किया है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, जिसने क्या किया है, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर ड्राउनिंग प्रिवेंशन रिलीज किया है, ठीक है। एक फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है कि इसके ऊपर वर्क करना है और कैसे इस चीज़ को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने इंट्रो देखा किस तरीके से लिखा गया है, इसमें बॉडी में कैसे इशूज़ को डिस्कस किया गया, फिर उसका सॉल्यूशन जो मैंने अभी पहले जस्ट अभी बताया कि हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कि हम ये भी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी हमने इसको डिस्कस किया, तो ये एक तरीका हो गया। फिर यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या किया गया, उस चीज़ को मेन सेंटर पे लेकर उसके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को बताया गया है कि हमें एक रैपिड रिस्पॉन्सिबल प्लान बनाना चाहिए जिससे लो कॉस्ट सोल्यूशन हो सके, ताकि ज़्यादा लोग तक हम पहुंच सकें। फिर क्या है, डे केयर सेंटर बनाना चाहिए प्री स्कूल लेवल पे, स्कूल में स्विमिंग स्किल सिखानी चाहिए, और क्लाइमेट चेंज लेवल पे भी हमें क्लाइमेट प्रोटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। तो ये भी एक आर्टिकल था जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। फर्दर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये आर्टिकल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वाड के ऊपर है, ठीक है। क्वाड में कौन कौन से मेंबर है सबको पता है, यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसका मेन गोल क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करना, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन में कैपेसिटी बिल्डिंग, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, फ्री एंड पीसफुल इंडो पैसिफिक रीजन बनाना वहाँ पे, ठीक है। तो क्वाड की मीटिंग अब रिसेंटली होने वाली है 21 सितंबर को, कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है। पहले इसको इंडिया होस्ट करने वाला था, बट एज ऑफ नाउ ये होस्ट कौन कर रहा है, यूएसए। तो यहाँ से आपका पेपर 1 का भी एक टॉपिक तैयार हो जाता है कि क्वाड की मीटिंग जब हो रही है तो इसको कौन होस्ट कर रहा है, यूएसए होस्ट कर रहा है, और नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसको कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। तो क्वाड का हमारा प्राइमरी गोल क्या है, जो अभी मैंने बताया कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डोमेन अवेयरनेस इसको प्रमोट करना है। क्वाड हमें पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन कितना इंपॉर्टेंट है, साउथ चाइना सी हो गया, इंडो पैसिफिक रीजन, ये सारा चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सब चीज़ ईस्टर्न साइड पे ही फोकस्ड है। आसियान ये सब के हम मेंबर है, ठीक है। फिर क्वाड को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें पता है ये चीज़ कि हमारा साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो इंडो पैसिफिक रीजन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो वर्ल्ड के मोस्ट डेवलप्ड एरियाज़ को कनेक्ट करता है। तो यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत हाई लेवल पे होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि अगर यहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी तो इंडिया को एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। तो इसका प्राइमरी गोल क्या है, इंडो पैसिफिक इंटीग्रेशन करना, सबसे पहले जो यहाँ पे हेडिंग देख रहे हो, ठीक है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रमोट करना,
रीजनल सिक्योरिटी लिंक करना, ठीक है, सप्लाई चेन प्रमोट करना, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव को क्या करना, प्रमोट करना, ठीक है। फिर यहाँ पे ड्यूरिंग देयर लास्ट मीटिंग इन जुलाई में जो टोक्यो में लास्ट मीटिंग हुई थी, क्वाड ने अनाउंस किया था इसको एक्सपैंड करने के लिए, क्वाड को एक्सपैंड करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर सके, ताकि हम इंडो पैसिफिक रीजन में ज़्यादा कंट्रीज का पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सके। तो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस नाम का एक हमने फोरम बनाया यहाँ पे, ठीक है। फर्दर देखते हैं इसका मेन हमने समझ लिया कि इसके प्राइमरी गोल्स क्या है और इसका फोकस क्या है, साउथ एशिया। हमने पढ़ा कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में क्या करना है, हमें इस प्रोग्राम को एक्सपैंड करना है। इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन बेस्ड इन इंडिया में ऐसा एक फोरम बनाया गया है जहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्यूजन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डेटा शेयरिंग, इस चीज़ पे हम वर्क करेंगे, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, कोलिशन बना सकते हैं, जहाँ पे हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देंगे और कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि इंडिया का मेन गोल क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज़ ए फैमिली, हमें सबको साथ लेकर चलना है, हमारा मेन प्राइमरी गोल यही चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें हर एक कंट्रीज़ का कोऑपरेशन जरूरी है, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। इसके क्रिटिकल इशू क्या है हमारे जो डिस्कस करने जरूरी है यहाँ पे, जो क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इशू है, जहाँ पे हमको कोलैबोरेटिव अप्रोच चाहिए, कोऑपरेटिव अप्रोच चाहिए, कलेक्टिव अप्रोच चाहिए, सॉरी। क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी शेयरिंग, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हमें इंप्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बढ़ानी है, हेल्थ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जो बहुत सारा डिजास्टर आते रहता है साउथ इंडो पैसिफिक रीजन में, वहाँ पे हमें असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है, डिजास्टर रिलीफ पर प्रोवाइड कराना है। जो मैरीटाइम सिक्योरिटी, अभी रिसेंटली हमने बहुत पायरेसी एक्टिविटीज़ देखी थी रेड सी में और इधर भी, तो यहाँ पे हमें सिक्योर मैरीटाइम सिक्योरिटी मेंटेन करना और टेररिज्म को काउंटर करना है, यानी जो भी हमारे सोशल इवल्स हैं उस चीज़ को हमें डील करना है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसी चीज़ को थोड़ा और ब्रॉड वे में लिखा गया है कि स्पेस बेस्ड क्लाइमेट वार्निंग सिस्टम मॉरिशस ने बनाया, एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर एडवांसमेंट ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट इंडो पैसिफिक आइलैंड, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रमोट करना है। फिर क्वाड साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम को भी हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि क्या कर सके, हमें एक स्किल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ग्रुपिंग क्रिएट कर सके, ठीक है। क्वाड जो है यहाँ पे बहुत बताया गया है कि क्वाड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो क्वाड बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। और उसके थ्रेट्स क्या हैं, तो थ्रेट्स हमें पता है, सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, चाइना जो अपनी इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर रहा है, जो वर्ल्ड वाइड जो वॉर चल रहे हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी है, फिर रशिया यूक्रेन वॉर है, ठीक है, चाइना का असर्टिव बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें एक इशू है जिसको एड्रेस करना जरूरी है एज ए रीजनल सिक्योरिटी, अगर इसे फ्लरिश करना है तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है, इसलिए मैंने ये आपको पढ़ना है और यहाँ से क्या टेक अवेज है, यहाँ पे आप पॉइंट वाइज नोट्स बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि यही सब चीज़ें आप आंसर में मेंशन करोगे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन एक बहुत बड़ा क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट विंग कह सकते हैं हमारे एसे राइटिंग का, पेपर 2 का है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, क्योंकि बहुत डाइवर्स फील्ड है यहाँ पे। इंटरनेशनल रिलेशन में हर कुछ इंपॉर्टेंट है, इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर रहा है, ठीक है, इसी से इंडिया का फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम जिसपे मैंने अभी आपको बताया। तो ये एक हमें इंटरनेशनल रिलेशन पे तो स्पेसिफिक फोकस देना ही देना है, क्योंकि उसका यूज हम हर जगह कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी गवर्नमेंट वैक्सीन मैत्री निकाला था, ठीक है, और अभी बहुत सारे ऑपरेशन गवर्नमेंट निकाले, जैसे ऑपरेशन दोस्त टर्की को हेल्प करने के लिए, और कई एक ऑपरेशन नेचुरल डिजास्टर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकाल रही है। क्यों? ताकि हम अदर कंट्रीज़ का हेल्प इंश्योर कर सके, उनका कोऑपरेशन इंश्योर कर सके एट द इंटरनेशनल फोरम। तो इस तरीके से ये आर्टिकल में क्वाड का इंपॉर्टेंस बताया गया और ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एक मिडिल ईस्ट क्वाड भी है, ठीक है, जहाँ पे इंडिया जिसका मेंबर है। तो इंडिया के अलावा, जैसे मैंने तो ये पहले ही बता दिया, ठीक है, इंडिया मेंबर है, ओके। इंडिया के अलावा कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं मिडिल ईस्ट क्वाड में, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ मुझे बताओ कि मिडिल ईस्ट क्वाड में कौन कौन कंट्री, और हाँ, ये कब फॉर्म हुआ था, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अब आते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। स्पेस सेक्टर एक वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली डेवलपिंग सेक्टर है इंडिया का, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया को बहुत बड़ा रिकॉग्निशन प्रोवाइड करा रहा है। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है कि ठीक है, चंद्रयान, अभी इसरो का कौन कौन से अपकमिंग मिशन है इसके बारे में, कि चंद्रयान 4 मिशन टू ब्रिंग मून रॉक्स टू अर्थ, ठीक है। अगर स्पेस रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, या फिर अभी इंडिया इज इन द अमृत काल, है ना, अमृत काल में है, यानी अभी इन 2047 सॉरी में, इस ईयर में हम क्या करेंगे, अपना 100th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस डे का कंप्लीट करेंगे। तो तब तक में इंडिया के क्या टारगेट्स और अभी तक इंडिया ने क्या अचीव किया है, इन सब चीज़ों का आप एक नोट्स बना सकते हो, जहाँ पे ये भी एक अचीवमेंट है कि स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सेक्टर में इंडिया ने बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ की है,
तो चंद्रयान फोर्थ मिशन है। फिर आगे आने वाले पाइपलाइन में जो मिशन है वेनस से रिलेटेड मिशन है गगनयान, जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमारा मिशन है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें क्या होगा उसके बाद भारत अंतरिक्ष स्टेशन, इंडिया का एक गोल है कि 2035 तक इंडियन स्पेस स्टेशन हमें इस्टेब्लिश करना है स्पेस में। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिया का एक डिसीजन है जिसको कैबिनेट ने भी अभी नोट दिया है, यानी उसको हरी झंडी दिखा दी, और इंडिया का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इस पे वर्क करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद क्रूड लूनर मिशन, मून पर जाने का मिशन है 2040 तक। वेनस ऑर्बिटर मिशन है 2000, जो मार्च 2028 तक एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च होगा। इस तरीके से बहुत सारे, चंद्रयान 4 भी है, ये मिशंस है, ठीक है। उसके अलावा जो गगनयान मिशन है उसके बारे में एक डिटेल में यहाँ पे आर्टिकल आया था कि गगनयान मिशन में क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसरो विल कंडक्ट द फर्स्ट क्रूड मिशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, फॉलोड बाय 3 more मिशंस बिफोर द मैन्ड फ्लाइट, स्पेस फ्लाइट, ठीक है। क्रू मिशन इसरो कंडक्ट कराएगा, जिसमें जो 2024 में इस ईयर लॉन्च होने वाली एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसके आप सपोज ये ईयर में अगर ये लॉन्च होता है तो रिपोर्ट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। और रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें वहाँ पर डेटा मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास डेटा हो। तो यहाँ पे आपके बारे में, आपके पास कुछ डेटा है गगनयान से रिलेटेड, क्या है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेसिटी है जो लॉन्च होगा 3 मेंबर का, ठीक है, जो ऑर्बिट में 400 किलोमीटर के लिए 3 डे मिशन है यहाँ पे, वहाँ पर जाएगा, और बाकी जो लोग जाएंगे उनको सेफ बैक टू अर्थ लेकर आएगा वापस इंडियन सी वाटर्स में, ठीक है। उसके अलावा कुछ और जो मिशन है जो अभी मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया, ये भी यहाँ पे मेंशन है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको हम स्पेस स्टेशन कह रहे हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पे पाइपलाइन में है इसरो के, जिससे हमारा स्पेस सेक्टर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाला है और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक अपनी रिकॉग्निशन बनाने वाला है। अभी रिसेंटली हमने चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लॉन्च देखा, जो कि इंडिया 4th या 5th कंट्री बना रिसेंटली। आप कमेंट करके बताओ कि इंडिया के अलावा कौन कौन से कंट्री हैं जिन्होंने सेफ लैंडिंग इंश्योर की है मून के सरफेस पे। उसके अलावा यहाँ पे एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है जिसको गगनयान से भेजा जाएगा, उसका आप नाम बताओ, ठीक है। एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको हम क्या करेंगे, गगनयान मिशन में लॉन्च करेंगे, इसका आपको नाम बताना है, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आर्गूमेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सके। तो इसके लिए आपके पास उसके पॉजिटिव एक नोट्स बनाओ, वहाँ पे 5 पॉइंट आपको पॉजिटिव के नोट कर लेने हैं, और एक ऐसे नेगेटिव के नोट्स बनाओ जहाँ पे आपको नेगेटिव नोट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पास कुछ नोट्स अवेलेबल होंगे, जब अगर आर्ग्यूमेंट आता है फिर इससे भी आता है, तो आप वहाँ पे उसके चैलेंजेस और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मेंशन कर पाओगे। तो अभी एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी जिसको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हेड कर रहे थे। तो उस कमेटी ने इस चीज़ को नोट दे दिया है कि कमेटी इनविसार्ड साइमल्टेनियस लोकसभा स्टेट असेंबली इलेक्शंस एज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे हम म्यूनिसिपल एंड पंचायत पोल्स को भी इसके साथ मर्ज करेंगे। इसके पीछे 2 रीजन्स गवर्नमेंट ने बताए हैं। द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग दिस इलेक्शंस वुड बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इफ हेल्ड टुगेदर। अगर इसको साथ में हम कंडक्ट कराते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लेवल पे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव मिल गया है इसका। उसके अलावा नॉट हैविंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैज केप्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन ए प्रोलॉन्ग कैंपेन मोड। अब क्या होता है, हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, और जो हमारे नेशनल लेवल का लोकसभा इलेक्शन है, इसके वजह से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व रहती है इलेक्शन कैंपेनिंग में। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे उनका ध्यान बहुत ब्रॉडर लेवल पे नहीं हो पाता है, कैंपेनिंग में उनका टाइम चला जाता है। तो जब साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे तो उनको जो 5 ईयर का जो रिमेनिंग टर्म मिलेगा वो प्रॉपरली फ्री होगा, जहाँ पे वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे ध्यान दे सकते हैं, और इससे क्या होगा, कंट्री का डेवलपमेंट इंश्योर होगा। तो 2 पॉजिटिव रीजन्स तो आपको यहाँ पे मिल गए जो आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा 2 से 3 रीजन्स आपको और अपने नोट्स में इंक्लूड करने हैं थ्रू रीडिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसके अलावा यहाँ पे कुछ उसके ये भी दिया हुआ है कि उसके नेगेटिव क्या है, 1-2। जैसे ये एक एंटी फेडरल आइडिया भी हो सकता है कि फेडरल कंट्री में अलग अलग स्टेट्स की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, उनका इलेक्शंस है, उनका एक टेन्योर डिवाइडेड है। तो अगर हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना है तो बहुत सारे स्टेट का टेन्योर हमें ख़त्म करना पड़ेगा, उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो ये एक उनके साथ काइंड ऑफ कह सकते हैं इनइक्वालिटी हो जाएगी या फिर इनजस्टिस होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद फर्दर सब्ज्यूमिंग मल्टी टीयर इलेक्शन इनटू साइमल्टेनियस मोड हैज़ द पोटेंशियल टू रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ ईच टीयर। अब देखो, हर एक इलेक्शन का एक अपना इंपॉर्टेंस है। स्टेट लेवल पे इलेक्शन अलग बेसिस पे होते हैं, सेंटर लेवल पे इलेक्शंस अलग बेसिस पे होते हैं, पंचायत लेवल पे इलेक्शंस के अलग स्टैंडर्ड्स है। तो अगर इन सबको हमें साथ में कराना है तो थोड़ा सा फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसको हैम्पर करना हो जाएगा, इन द सेंस कि हर किसी का अलग रिक्वायरमेंट्स है। अगर लोग एक साथ वोट देंगे तो सबको एक ही पैरामीटर पे लोग वोटिंग करने लगेंगे, जो कि बिल्कुल ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सही आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से
यहाँ पे जो बताया गया है, एक ये रीज़न हो गया और दूसरा क्या है, द टेन्योर ऑफ क्वाइट अ फ्यू स्टेट गवर्नमेंट्स विल हैव टू बी कट शॉर्ट, और कुछ गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म करना पड़ेगा। तो ये कुछ एक ड्रॉबैक्स है इसके, जो आपको डिस्कस कर लेने हैं या फिर नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है कि चिल्ड्रन को क्या बाहर करना चाहिए सोशल मीडिया से, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अनाउंस किया एक मिनिमम एज सेट करना सोशल मीडिया यूज करने के लिए। तो यहाँ पे इसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है कि ये चीज़ सही है या गलत है, या कहाँ तक गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका डेटा है कि एनएसएसओ के अकॉर्डिंग ओनली 40% ऑफ जो इंडियन उनको पता है कि हाउ टू कॉपी फाइल्स और मूव फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर, यानी हमारे कंट्री में डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है सीनियर लेवल पे, सीनियर सिटीजन के लेवल पे या फिर ओल्डर एज में, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वी आर मेकिंग आवर स्कूल्स, और हमारा धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं आफ्टर कोविड सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो ऐसे कंटेक्स्ट में सोशल मीडिया का बैन करना इज़ नॉट अ गुड एंड फिजिबल आइडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके इंस्टीड ऑफ बैनिंग सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी टू चिल्ड्रंस, हमें उनको ऐसा सिखाना पड़ेगा कि चिल्ड्रन शुड बी टॉट हाउ टू बी रेजिलिएंट ऑनलाइन, उनको डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करना है उनके अंदर, ताकि उनको समझ में आए। हम यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि हम बच्चों को सिखाते हैं फिजिकल टच के बारे में कि कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है, पर ऑन दी अदर हैंड हम सोशल मीडिया के बारे में भी ऐसा सिखा सकते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करा सकते हैं, ताकि लोगों को क्या हो, बच्चों में एक अवेयरनेस पहुंच जाए कि किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज करना है, क्या उनके लिए सेफ है और क्या अनसेफ है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक प्रोडक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया हम इंश्योर कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द एजुकेशन करिकुलम डिजिटल हो गया है, ठीक है। उसके अलावा पेरेंट्स को भी बहुत बड़ा रोल प्ले करना होगा, क्योंकि उनको एज ए रोल मॉडल बनना पड़ेगा। बहुत बहुत इंस्टांसेस ऐसे आते हैं कि बच्चे के जन्म लेते ही वो अपने सोशल मीडिया पे बच्चों के फ़ोटोज़ शेयर करते हैं, जबकि वहाँ उन बच्चे का कंसेंट नहीं होता है, जिसको यहाँ पे एक टर्म दिया गया है शेयरेंटिंग, यानी पेरेंट जब शेयर करते हैं अपने बच्चों के क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को, उसको शेयरेंटिंग कहते हैं, ठीक है। पब्लिसाइज़ करना लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल सेंसिटिव कंटेंट अबाउट देयर चिल्ड्रन ऑन इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स। तो ऐसा भी एक लॉ होना चाहिए जिससे राइट टू फॉरगेट उनको प्रोवाइड कराया जा सके, कि जब बच्चे बड़े हों उनके पास राइट हो कि किस चीज़ को वहाँ से कंटेंट, कौन से कंटेंट को वहाँ डिलीट करा सकते हैं और क्या नहीं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कुछ गाइडलाइंस के साथ है। अगर अब चिल्ड्रन में अगर आता है कि चिल्ड्रन को किस तरीके से हमें, ठीक है, तो इसके साथ कुछ गाइडलाइंस हैं यहाँ एनसीपीसीआर के, कि किस तरीके से हमें बच्चों में प्रमोट करना है डिजिटल लिटरेसी, और कैसे इंश्योर करना है उनका पार्टिसिपेशन इंटरटेनमेंट एंड डिजिटल सेक्टर में, ठीक है। जैसे फ्रांस में क्या किया गया है, एक चाइल्ड अंडर एज ऑफ 16 अगर वो इन्फ्लुएंसर है और कुछ पैसे कमा रहा है तो उस पर पेरेंट्स का एक्सेस नहीं होगा। तो इस तरीके के कुछ लॉज अलग अलग कंट्रीज में अपनाए गए हैं, जिससे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इंश्योर किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है हर एक टेक्नोलॉजी का कुछ गुड साइड और बैड साइड है, तो किसी चीज़ को बैन करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसे एज रिस्ट्रिक्शन लगाकर कुछ सोशल मीडिया क्रिएट किया जा सके, या फिर सोशल मीडिया पर चाइल्ड फ्रेंडली और ऐसे कुछ प्रमोट किया जा सके, जिससे क्या हो सकता है, हमारा इंटरनेट एक सेफ प्लेस बन सकता है यूज़ के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जिससे आप यहाँ पे कुछ एक डेटा जो इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया यहाँ पे एनसीपीसीआर के डेटा है, ये सब चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ओके। तो ये थे हमारे इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, ठीक है, जो आपके पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट थे, जहाँ पे हमने ये समझा कि किस तरीके से हमें एडिटोरियल पढ़ना है, किस तरीके से हमें किसी भी आर्टिकल को यूटिलाइज़ करना है अपने यूज़ के लिए, ठीक है। हमने ये भी समझा कि किस तरीके से हम एस्से लिखेंगे, ठीक है। हमने ये जाना कि एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते हम कैसे अपने माइंड में एक माइंड मैप डेवलप करेंगे ब्रेन में, जिससे हम एस्से लिखना सीखें, कैसे एस्से के प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान दें, ठीक है। तो एस्से के बारे में हमने एक डिकोडिंग सेशन भी यहाँ पे साथ साथ देखा है एडिटोरियल के साथ। अलॉन्ग विथ हमने ये भी देखा कि रिपोर्ट में जो बहुत सारा डेटा हमें लिखना पड़ता है, हम देखते हैं कि रिपोर्ट में हमें डेटा लिखना पड़ता है, तो वो डेटा कहाँ से आएगा। तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, द हिंदू, और उसके साथ साथ आपको विज़न के मंथली मैगजीन देखना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे रेगुलर सेशन ला रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ के साथ आप अपने माइंड में एक माइंड मैप डेवलप कर सकते हैं, कैसे क्या परस्यू करना है, और आर्ग्यूमेंट के लिए हमें पॉइंट्स कहाँ से गैदर करने हैं, हमने ये भी देखा। तो इस सेशन के साथ हमें ये समझ में आया कि एक न्यूज़पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे प्रिपरेशन में, और कैसे वो हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। नॉट ओनली पेपर 2, पेपर 1 में भी ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, एंड इंटरव्यू में जब हमें अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने होंगे एट दैट टाइम, वहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा हमारा मेंटल लेवल पे नॉलेज क्रिएट हो चुका होगा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकेंगे, हम इंटरव्यू भी अच्छे से दे सकेंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ना और मंथली मैगजीन पढ़ना एक ओवरऑल हमारे पर्सपेक्टिव को, पर्सनालिटी को डेवलप करता है, हमारे थॉट प्रोसेस में चेंज लाता है, और थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा तो इससे आपके प्रिपरेशन में 100% ही कुछ चेंज आएगा, और आप इससे अच्छे रिजल्ट्स क्या कर पाएंगे,
इंश्योर कर पाएंगे। तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। जो भी मैंने क्वेश्चन सेशंस के बीच में पूछे हैं प्लीज़ काइंडली उसको वहाँ पे आंसर करें और एक इंगेजमेंट शो करें लाइक लेट मी नो कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, हमें इसमें क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, आपकी कुछ आइडियाज़ हैं तो वो बहुत वेलकम है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस सेशन को रैप अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए और आगे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।